हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन CUET सैम्पल पेपर पे है और हम कह सकते हैं मॉडल पेपर पे है, जहां हम लोग इसके 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये कम्प्लीटली एग्जाम पैटर्न पे ही हमने पेपर बनाया है। अब CUET PG एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो 2 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है एंड क्योंकि हम अपने चैनल पे MCOM एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं तो CUET MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही ये सैम्पल पेपर है। जो पहले 25 MCQs हैं वो सेक्शन ए से रिलेटेड है एंड आफ्टर दैट सेक्शन बी दैट इज डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैं एक और बात की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि CUET, जिसको पहले हम लोग CUCET के नाम से जानते थे, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके जितने भी सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चंस है, चाहे वो MBA के पेपर के हों, MA के पेपर के हों या MCOM के पेपर के, सब क्वेश्चंस ना हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आप उनकी प्रैक्टिस प्रॉपरली कर पाओ। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इंसेक्ट डिजीज, तो वॉर से क्या होगा? आर्मी, डिफीट, आर्सेनल और डिस्ट्रक्शन। बट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, जैसे इंसेक्ट क्या फैलाता है? डिजीज, वैसे ही वॉर की वजह से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। बुक कवर, पेंटिंग फ्रेम, फ्लोट सिंक, देन बोट सबमरीन। ये सब क्वेश्चन सिंपल है इसलिए हम इन सब पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वाटर डैम, तो ट्रेड इसमें से क्या होगा? कॉमर्स। इंटरेस्ट मनी लेंडर, तो सैलरी किसको मिलेगी? एम्प्लॉयज को। फाइंड द ऑड नंबर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे ना तो 3 की मीनिंग सेम निकलेगी और एक ऑड वन आउट होगा। स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, बट ड्राइविंग ये वाटर से या आप कह सकते हो स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, और ऑप्शन दिया है डिसर्नमेंट, परसेप्शन, पेनिट्रेशन और इंसिन्यूएशन। करेक्ट आंसर होगा डी, इंसिन्यूएशन। इन तीनों की मीनिंग सेम होती है। नेक्स्ट फाइंड द ऑड नंबर और लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ देखो हमारे पास जो नंबर्स दिया हुआ है उसमें आपको कुछ कॉमन ढूंढ के निकालना होगा। जैसे आप 5720, 6710, 2640, 4270 देख रहे हो तो देख के समझ में आ रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है। अब अगर हम 4720 की बात करें तो ये डिविजिबल बाय 11 है। वैसे 4710 भी डिविजिबल बाय 11 है, 2640 भी डिविजिबल बाय 11 है, बट 4270 ये डिविजिबल बाय 11 नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। तो बाकी तीन में कॉमन क्या है कि ये डिविजिबल बाय 11 है। नेक्स्ट फाइंड द ऑड नंबर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 626, 841, 962, 1096। अब यहाँ देखो 626 की बात करें तो 626 माइनस 1 अगर करोगे तो 625 आएगा और ये 25 का होल स्क्वायर है। वैसे 962 की बात करें तो 962 माइनस 1 यह आ जाएगा 961 और जब आप इसको चेक करोगे तो ये आएगा 31 का होल स्क्वायर। वैसे 1090 में 1 माइनस करोगे तो आएगा 1089 और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 33 का स्क्वायर। बट जब 841 में माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 840 और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में इतना कैसे क्लिक करेगा, तो सिंपली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं तो सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, सेम पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। नेक्स्ट फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे देखो हमारे पास लेटर्स दिए हुए हैं। अब PQXZ, CQBN, ABDF, PRMN अगर कॉमन आप देखो तो इसमें, इसमें और इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। वॉवेल मतलब क्या हो गया? AEIOU। ये सिर्फ कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमर अकबर एंड एंथोनी इज 80 ईयर्स, मतलब इन तीनों की एज मिला के 80 ईयर्स आ रही है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले कितनी एज होगी? तो इसमें से भी 3 माइनस करेंगे, इसमें से भी 3 माइनस करेंगे और इसमें से भी 3 माइनस करेंगे,
मतलब टोटल कितना माइनस करना है 9, तो यहाँ से आप 9 माइनस कर दो टोटल में से, तो तीनों की टोटल एज कितनी आ जाएगी 71 ईयर्स। नेक्स्ट, 2 bus tickets from city A to B and 3 tickets from city A to C cost rupees 77. But 3 tickets from city A to B and 2 tickets from A to C cost 73. What are the fares for cities B and C from A? यहाँ देखो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि सिटी A to B ये जो फेयर लग रहा है, मतलब आप सिटी B पे जा रहे हो कहाँ से, A से, इसकी जो टिकट का फेयर है वो x है और A to C का y है। तो स्टार्टिंग में कह रहा था 2 बस टिकट किससे, A to B से, प्लस 3 बस टिकट A to C से, इसका टोटल कितना आ रहा है 77। बट अगर हम 3 टिकट लेते A to B और 2 टिकट लेते A to C, तब मेरा टोटल कितना आता 73। क्लियर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 221, और वैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 146। माइनस साइन लग जाएगा, इसको कट कर देना तो यह आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 85, और जब आप y को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 70। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो y की वैल्यू 17 आई है और x की वैल्यू आएगी 13। और हमसे क्वेश्चन में ये कहता था व्हाट आर द फेयर्स फॉर सिटीज B एंड C फ्रॉम A। B का A से कितना आ रहा है 13 और C का A से कितना आ रहा है 17, तो करेक्ट आंसर होगा B 13 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a number of friends decided to go on a public and plan to spend ₹96 on eatables. 4 of them, however, did not turn up. As a consequence, the remaining ones had to contribute ₹4 each extra. The number of those who attended the picnic was. अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड किया था। सबने ये सोचा था कि पिकनिक पे जाएंगे और कितना रुपीस फूड पे खर्च करेंगे 96। अब उनमें से 4 ने पेमेंट नहीं किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बाकी जितने लोग बचे थे हर किसी को अपनी पॉकेट से 4 रुपये एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। तब हम ये मान लेते हैं कि x पर्सन अवेलेबल है। देखो इक्वेशन क्या बनेगा, ये सबसे पहले कह रहा है कि 96 रुपीज़ कितने लोगों में बंटना था, x लोगों में, पर अब क्योंकि 4 लोग तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि 4 लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो उनको हमने हटा दिया। अगर 4 लोग कंट्रीब्यूट करते तब ये 4 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि 4 लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4, कि अब ये 4 रुपये इन्हीं लोगों को बियर करना पड़ेगा जो 4 लोगों के अलावा हैं। अब इस 96 को कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ये बचा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 बाय 96, ये कट हो जाएगा 24 एंड एलसीएम ले लो तो यहाँ आएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 बाई 24। बस अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आएगा आइदर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -8, और क्योंकि हम माइनस में लोगों को पर्सन की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो करेक्ट आंसर क्या होगा 12। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पिकनिक वॉज, और क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 ऑफ देम हाउएवर डिड नॉट टर्न अप, 4 लोग तो आए ही नहीं थे, तो टोटल 12 लोग हैं जिसमें से 4 नहीं आए, तो ओवरऑल कितने बचे 8, इसीलिए उनको 4 रुपये एक्स्ट्रा बियर करना पड़ा। नेक्स्ट, A, B, C, D, E play a game of cards. A says to B, if you give me 3 cards, you will have as many as E has. And I give you 3 cards. You will have as many as D has. A and B together have 10 cards more than what D and E together have. If B has 2 cards more than what C has and the total number of cards be 133, how many cards does B have? इसका करेक्ट आंसर होगा C, और इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, What will come at the place of question mark? अब ये देखो 1, फिर 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर डैश, फिर 11 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1 के बाद 3 का स्क्वायर तो 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो यहाँ अगर 2 का गैप ले तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा D 81। नेक्स्ट, वॉट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, अगेन क्वेश्चन मार्क बोला है, तो यहाँ देखो 4 के बाद 7 आ रहा है, तो मतलब 3 का गैप है, फिर 6,
फिर 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है और फिर 9 का गैप है। और 3 के बाद ये जो 5 आ रहा है इसमें 2 का गैप है, 2 के बाद 7 आ रहा है इसमें 2 का गैप है, 7 के बाद 9 आ रहा है इसमें 2 का गैप है। क्लियर? तो 9 के बाद जो भी आएगा, मतलब ये जो गैप है यहाँ पे 9, अब जो आएगा उसमें 2 का गैप होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर 11 है तब गैप कितना आएगा 2। तो 28 प्लस 11 इज इक्वल टू 39। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 39। नेक्स्ट, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगेन हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना। करेक्ट आंसर आएगा 81 और अगर ना सॉल्व हो तो बताना, हम सॉल्व करके आंसर भेजेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, अगेन इसका करेक्ट आंसर होगा सी। और अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो बताना, हम इसका डिटेल सोल्यूशन भेज देंगे। A and B are brothers, C and D are sisters. A sons is D's brother. How is B is related to C? क्या कह रहा है कि A और B कौन है? भाई है। C और D कौन है? सिस्टर्स है। A का जो सन है, मतलब इसका जो बेटा है वो इसका भाई है। इसका बेटा, A का जो बेटा है वो D का भाई है। तो ये जो C और D सिस्टर्स हैं, ये भी किसकी डॉटर हुई? A की ही तो डॉटर हुई ना। क्लियर? क्योंकि अगर A का जो बेटा है वो D का भाई है, इसका मतलब क्या है कि C D भी A के ही बच्चे हैं। C और D कौन होंगे? A की डॉटर। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि B और C कैसे रिलेटेड हैं? तो नो डाउट अंकल हो गए ना, चाचा हो गए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, अंकल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, A is son of C while C and Q are the sisters to one another. Z is the mother of Q. If P is the son of Z, which one of the following statement is correct? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और जिसका करेक्ट आंसर होगा हम पिन कर देंगे और साथ ही साथ हम इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट, पॉइंटिंग एट अ फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। द फोटो बिलोंग्स टू। अब हम ये मान लेते हैं कि जो दिनेश है उसके ब्रदर सिस्टर नहीं है और यहाँ सिंपली लिखा है ओनली सन, कि वो एक अकेला ही है अपनी मदर का। ठीक है, तो हिज फादर यहाँ किसकी बात कर रहा है? अपने बेटे की। करेक्ट आंसर होगा डी, दिनेश सन। नेक्स्ट, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, संजय सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। एट whose portrait was Sanjay looking? His son. ये सिंपल क्वेश्चन है। A man said to a lady, the son of your only brother is the brother of my wife. What is the lady to the man? क्या कह रहा है? The son of your only brother, आपके भाई का जो बेटा है, is the brother of my wife. तो what is the lady to the man? Lady man के लिए क्या होगी? Sister of father-in-law. Next, in which year India faced its first stock market scam? 1992. Next, what is the percentage of GDP that in India invest in health infrastructure? Around 5%. Which national highway connects Delhi to Kolkata? NH2. In which year Indian Railways was nationalized? 1951. Which of the following is not a force in the Porter 5 forces model? बायस है, सप्लायर्स है, इंडस्ट्री राइवलरी भी है, बट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। When a business is purchased, any amount paid in excess of the total of assets, मतलब assets से ज़्यादा जो आप पे करते हो माइनस द लाइबिलिटीज टेकन, उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। क्योंकि आपने जो भी एक्स्ट्रा पे किया, आप हमेशा ये मानते हो कि अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो तो वो आपने लॉस पे नहीं परचेज किया है, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो उनकी बनी बनाई गुडविल के लिए पेमेंट किया है। When RBI grants loan to commercial banks and charges interest on it, तो इसको हम क्या कहते हैं? नो डाउट बैंक रेट। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, COGS गिवन है। तो क्या हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सिंपली COGS दिया हुआ है 2,20,000 और ओपनिंग क्लोजिंग से आप एवरेज निकाल लो, तो एवरेज आएगा 55,000। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, 4 टाइम्स। इन वॉट ऑर्डर द फॉलोइंग असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? अब कंपनी के बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं कि पहले फिक्स्ड एसेट्स दिखाते हैं, फिर करंट एसेट्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स आएगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आता है और सबसे लिक्विड आइटम एकदम लास्ट में होगा कैश। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज HDI, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? UNDP।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस का क्या कंपोनेंट नहीं है? जॉब डिस्क्रिप्शन तो है, रोल एनालिसिस नहीं सुना है, जॉब समरी है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, ये सब तो जॉब एनालिसिस में आएगा, बट रोल एनालिसिस इसका पार्ट नहीं है। When does the problem of unfavorable balance of payment arise? अब देखो अनफेवरेबल बैलेंस तब होगा जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा है तब तो वो फेवरेबल माना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, व्हेन इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट, इन बैंकिंग बिजनेस व्हेन द बोरोअर्स अवेल अ टर्म लोन इनिशियली दे आर गिवन अ रीपेमेंट हॉलीडे, और इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? मोरेटोरियम पीरियड, जिसमें आपको पेमेंट नहीं करना होता है। एक्साइज ड्यूटीज़ ये किस पे लगती है? प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ पे। द इंडियन इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट, द राइजिंग प्राइजेज इन इंडिया कैन बी चेकड थ्रू, अगर प्राइस राइज हो रहा है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो? बजटरी पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन से, या इंक्रीजिंग इनकम लेवल से। इससे हम कभी भी प्राइस राइज हो रहा है कि नहीं ये नहीं जान सकते, बट पहली तीन से हम राइजिंग प्राइजेस के बारे में जान सकते। तो करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, कार्टेज पेड ऑन द परचेज ऑफ न्यू मशीन, अगर न्यू मशीन पे आपने कार्टेज पे किया तो नो डाउट वो किसका पार्ट होता है? मशीन का, दैट इज उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। नेक्स्ट, लॉस कॉस्ट बाय थेफ्ट ऑफ कैश बाय कैशियर ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ये कैसा लॉस है? रेवेन्यू लॉस। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन, ये तभी आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो जब आपने परचेज किया मार्केट से। अगर सेल्फ जनरेटेड है ना तब आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और उसका रीज़न भी है, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो आपको पता कैसे होगा कि आपने कितने रुपीज़ की गुडविल बनाई है? इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी, मनी और मनी इज वर्थ इज पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज यूजुअली अज्यूम्ड नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड? लैंड को आप कभी भी डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, और आसपास भी देखो तो लैंड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। विवेक स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 20,000 और गुड्स खरीदा उसने 2,000 ऑन क्रेडिट। दीज ट्रांजेक्शन्स में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो अगर 20,000 कैपिटल है तो 20,000 कैश होगा, और अगर 2,000 से आपने गुड्स परचेज किया तो स्टॉक होगा। तो असेट कितना हो गया? 20,000, और कैपिटल 20,000 है, लाइबिलिटीज 2,000 है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 22,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 2,000। नेक्स्ट, LIFO इन्वेंट्री मेथड वॉज यूज इन फर्स्ट ईयर, FIFO इन सेकेंड ईयर एंड वेटेड एवरेज इन थर्ड ईयर। तो नो डाउट जब आप एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो नहीं करते, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप किस प्रिंसिपल को ब्रेक करे हो? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक शुड बी यूज टू रिकॉर्ड एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? जर्नल, दैट इज जर्नल प्रॉपर हम कह सकते हैं। स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड, स्टॉक इन ट्रेड में क्या नहीं आता? गुड्स इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, फिनिश गुड आएगा, बट जो आइटम हेल्ड किए एज फिक्स्ड एसेट वो नहीं आएगा। ABNC ये पार्टनरशिप फॉर्म में, इफ डीज टू बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, अगर उसको नए पार्टनर के तौर पे एडमिट होना है तो जो ओल्ड पार्टनरशिप है पहले वो डिसॉल्व होगी और फिर न्यू पार्टनरशिप क्रिएट होगी। PNQ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, आर ज्वाइन करा और उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 7:4:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। E का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/7, और Q का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/7, और न्यू कितना हो गया? 7/14, और ये हो जाएगा 4/14। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा D, 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, येस। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, येस। कॉमन सील, येस। हैज नॉट परपेचुअल सेसेशन, नो। कंपनी का परपेचुअल सेसेशन होता है, कोई आए या कोई जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू करती है। द प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, एक्सेसिव डेप्रिसिएशन देने के लिए सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है। विच इज अ करंट एसेट, स्टॉक भी है। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी है, टैक्स नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ग्रॉस ब्लॉक, बेसिकली जो ब्लॉक्स बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स के लिए। टैक्स में सबने पढ़ा होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ, अब देखो अगर हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, सबने देखा है मॉनेटरी पॉलिसी में, और वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया है मॉनेटरी पॉलिसी, तो लर्न कर लेना कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फुल्ली इंडियन बैंक इज, पहला इंडियन बैंक कौन सा था? PNB। नेक्स्ट, GDP इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, पूरे साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज बना उसकी फाइनल वैल्यू को हम कहते हैं GDP। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द पर्पस ऑफ सेटिंग अप SEBI
to protect the interest of investors in securities, to promote the development of the securities market, to regulate the global securities market. Correct answer होगा C. Next, in which of the following type of insurance insurable interest should be present only at the time जब पॉलिसी ली जाती है? क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, लाइफ इंश्योरेंस. विच इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब देखो, अगर हम लोग कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की और CSR की बात करें तो इनके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं. पहला होता है सस्टेनेबिलिटी, फिर होता है अकाउंटेबिलिटी और फिर होता है ट्रांसपेरेंसी. हम इसकी जो PDF अपलोड करेंगे उसमें इसका करेक्ट कर देंगे आंसर. करेक्ट होगा डी, ऑल ऑफ दीज. बट ऑल ऑफ दीज में क्या क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ रूटीन इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू. रूटीन इन्फॉर्मेशन कैसे होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. करेक्ट आंसर होगा ए. विच सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया? एग्रीकल्चरल सेक्टर को हम लोग प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजिक प्रोग्रामिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लीगली प्रोटेक्टेड? ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क को आप लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो. इंटरनेशनल बैंकिंग डीलिंग विद नॉन रेसिडेंट्स ओनली एंड नॉट इन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर देर आर लोकेटेड. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑफ शोर बैंकिंग. मतलब बेसिकली डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? एक्साइज ड्यूटी. अ सिचुएशन ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट रिफर्स टू कि सिर्फ एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं. करेक्ट आंसर होगा डी, वन सेलर मेनी बायर. नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल कैन बी यूज फॉर द परचेज ऑफ. बेसिकली हम लोग वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं स्टॉक के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए. तो करेक्ट आंसर होगा डी. द इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इज मेड आफ्टर अ केयरफुल असेसमेंट ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट्स थ्रू. किसके थ्रू? अब जब भी हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स की तो हम बात करें कैपिटल बजटिंग प्रोसेस की. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन प्राइवेट बैंक? इंडियन प्राइवेट बैंक कौन सा है इसमें से? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिकन एक्सप्रेस, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा. करेक्ट आंसर होगा सी, HDFC. नेक्स्ट, macroeconomics basically concerns with which of the following in an economy? Industry, trade, commerce, agricultural, industry, trade, employment, inflation and growth. क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा एग्रीगेट की बात करता है. एन एंटरप्रेन्योर डूइंग बिजनेस विद इन द नेशनल बॉर्डर, उस एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप. विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम? कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है? अवेयरनेस क्रिएट करना तो है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना भी है, टू रिमूव डाउट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड गिव सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम भी है, बट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, किसी और की प्रॉपर्टी को यूज करना, यह एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. इफेक्टिव सेलिंग स्किल्स, ये किस पे डिपेंड करता है? आपके क्या नॉलेज है रिलेटेड टू मार्केट, इस पे. A good brand can be built up by way of customer grievances, breakdown of IT support, old age और consistent offering of good services. No doubt अगर आप लगातार अच्छी सर्विस दे रहे हो तो ये आपके बेनिफिट में आएगा, यही आपकी एक ब्रांड क्रिएट करता है. द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, ये किसने पब्लिश किया था? विलियम गिलब्रेथ ने. मैनेजमेंट सेटिस्फाइज डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई करता है प्रोफेशन की. क्यों? क्योंकि अब जनरली क्या है कि जैसे प्रोफेशन में आने के लिए आपको डिग्री भी चाहिए होता है, तो अब तो यही माना जाता है ना कि मैनेजमेंट के लिए भी जनरली हम लोग उनको प्रेफर करते हैं जिनके पास MBA की डिग्री होती है. विच इज़ नॉट एन इन्फॉर्मेशनल रोल ऑफ अ मैनेजर, डिस्टर्बेंसेस रोल, ये मैनेजर का रोल नहीं है. हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड? बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, प्रोपागेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, लैबोरेटरी. नो डाउट मैनेजर्स के एक्सपीरियंस पे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनते हैं. Which of the following describes the principle of harmony, not discord? The management should properly investigate any task, should engage in scientific inquiry, should focus on observation and analysis. The management should share gains or profits of the company with their workers. No doubt अगर हम लोग harmony not discord की बात कर रहे हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो गेन है, वो कंपनी को अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए. नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल नेचर ऑफ पावर वॉज आर्कुलेटेड बाय फॉलेट. नेक्स्ट, TQM का मतलब क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, अ स्टडी ऑफ द कल्चर एंड प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटीज इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 84. If total number of elements with some specific characteristics is 18 from a population of 40 and sample is drawn without replacement with a size of 4, then mean of hypergeometric probability distribution is.
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम पिन कर देंगे आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1.8। टेलीटाइपराइटर टर्मिनल ये किसका एग्जाम्पल है? इनपुट आउटपुट का। नेक्स्ट, द अरेंजमेंट वेर इन scheduled banks in India are required to maintain a certain portion of the demand and time liabilities with the RBI। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। बेजल 2 नॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री? ये रिलेटेड है रिस्क मैनेजमेंट से। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सर HJ कनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक? परचेज बुक है, सेल्स बुक है, रिसीवेबल बुक है, बट एसेट बुक नहीं है। द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। वो कब होगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में? राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट, AR इज इक्वल टू AC, MR इज इक्वल टू फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट। नो डाउट अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होगा? मिनिमम एवरेज कॉस्ट के। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन यूज? नो डाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट ग्राइडिंग ये डेफिनेशन है, इसका मतलब होता है कि एनालिटिकल टेक्निक विच फैसिलिटेट्स डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू सेगमेंट्स। नेक्स्ट, 360 डिग्री मेथड किससे रिलेटेड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल से, ये हमने बताया भी हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस फर्स्ट? सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज कंसिडर्ड एज मिथ? मतलब माना जाता है कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये सब हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। व्हेन अ पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स सो दैट देयर इज होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप एंड हेट्रोजेनिटी बिटवीन द ग्रुप्स एंड सम आइटम्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। ये बेसिकली किसका केस है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO ये ओरिजिनली कहाँ से आया था? पीटर F. ड्रकर से। What is हवाला? टैक्स evasion? No. Illegal trading in stock exchanges? No. Bank robbery? No. Illegal transactions of foreign exchange. The king demand curve, ये ओलिगोपोली का जो किंग डिमांड कर्व है ये किसने प्रोपाउंड किया था? स्वीजी ने। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस इनफ्लो? केस इनफ्लो नहीं है, ये कैश इनफ्लो है। कि डिक्रीज इन क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर डिक्रीज हुआ तो आपने उनको कैश का पेमेंट किया होगा तो कैश इनफ्लो नहीं हो रहा होगा बल्कि आउटफ्लो हो रहा होगा। डिक्रीज इन डेटर मतलब पैसा आया, इशू ऑफ शेयर मतलब पैसा आया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब पैसा आया। इन तीनों केसेस में कैश इनफ्लो होगा बट ए में नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। अब ये ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2022। अब इसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लेना। जो अभी भी इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और सेक्शन A के लिए हम कोशिश करेंगे कि आज इवनिंग तक क्लास अपलोड करें, जहां हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो CUCET के नाम से पहले क्वेश्चन पेपर बनता था उसी पेपर के क्वेश्चन हम अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड जो क्वेश्चन हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने बोला है उन पे कमेंट ज़रूर करना सो दैट हम करेक्ट आंसर पिन कर पाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।